हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब इट। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी आप लोग का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का पीटी लगाया हुआ है, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, एडीपीओ, उत्तराखंड एपीओ, इन सभी में इंडियन पिनल कोड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और काफी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो फुल आईपीसी आपको हम कवर कराएंगे, 3 पार्ट्स में आपका ये इंडियन पिनल कोड हो जाएगा। अगर मैं वन वीडियो में करती भी हूँ तो मुझे एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स लगेंगे और वो वीडियो पूरा देख पाना समटाइम बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, नेटवर्क इश्यूज आ सकते हैं। सो इस वजह से मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में कवर करने का इंडियन पिनल कोड के बारे में सोचा है। तो आज का ये जो फर्स्ट वीडियो है ये आपके जनरल एक्सेप्शन को कवर करेगा, सेक्शन 76 to 106। और ये आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी ऑल इंडिया देना है उनको आपको मिल सकता है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको केवल जनरल एक्सेप्शन से मिल सकते हैं। हो सकते हैं ज्यादा भी आ जाए लेकिन 2-3 क्वेश्चंस तो आपको मिलने ही है यहाँ से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका ऑब्जेक्ट केवल पीटी ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही फास्ट पढ़ाऊंगी पीटी ओरिएंटेड, लेकिन कोई भी सिंगल पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। अगर आप पूरा हर सेक्शन को कायदे से देख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जनरल एक्सेप्शन की बात करते हैं। आप इसका चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, ये चैप्टर 4 में है जनरल एक्सेप्शन, सेक्शन 76 पहला जनरल एक्सेप्शन। ये है क्या एक्चुअली, ये कुछ पहले थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए इसके बारे में। जनरल एक्सेप्शंस हैं क्या, इनमें दो तरह की कैटेगरी। ये वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करते हैं जब किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस तो कमिट, मतलब उसने जो रॉन्ग कमिट किया है ना, एक्चुअली उसने जो एक्ट किया है वो ऑफेंस तो है इंडियन पीनल कोड में, लेकिन जिन सरकमस्टांस में उसने वो पर्टिकुलर ऑफेंस किया है उन परिस्थितियों की वजह से उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। किया तो ऑफेंस है, जैसे आप लोग इसको पढ़ने से पहले अगर कोई पागल व्यक्ति मार दे, कोई छोटा सा बच्चा मार दे, 3 साल का बच्चा मार दे, 7 साल से नीचे का बच्चा मार दे, किसी की उसने डेथ कॉज कर दी, हो सकता है कि वो मर्डर हो, लेकिन वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं कि दैट पर्सन वाज ऑन साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ द ऑफेंस और द चाइल्ड वाज अंडर द एज ऑफ 7 ईयर। तो ये कंप्लीट डिफेंस दिलाता है आपको सेक्शन 84 में या फिर आपका बच्चे का सेक्शन 82 में। तो यहाँ पर वो सर्कमस्टांसेस हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन आपका सेक्शन 76 है। सेक्शन 76 ये अक्सर करके पूछा जाता है, ये कहता है एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर आपको कीवर्ड्स ध्यान रखना है, अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई एक्ट कमिट किया है एंड फॉर दैट एक्ट ही वाज एक्चुअली बाउंड बाय लॉ, या वो ऐसा काम करने के लिए बाउंड था, लीगली बाउंड था, या अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या तो वो तथ्य की भूल की वजह से समझता है कि नहीं 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 मैं ऐसा काम करने के लिए बाउंड हूं और उसने वो काम कर दिया, बाद में पता चलता है नहीं 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 आप तो ऐसा काम करने के लिए बाउंड ही नहीं थे। तो आपने अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर कोई काम कर दिया ये मान के कि आप लीगली बाउंड है, या आप वाकई में लीगली बाउंड थे और आपने वो काम किया, तो अगर आप लीगली बाउंड हैं कुछ काम करने के लिए तो वो एक्ट हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति ने किया हो तो ऑफेंस है, लेकिन आपने किया आपको ऑफेंस नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस लिखा है यहाँ पर, नथिंग इज एन ऑफेंस मीन्स वो व्यक्ति को कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कंप्लीट डिफेंस। तो अगर पीटी में टिक करने को आएगा तो ध्यान से समझिए, if any act done by a person who under mistake of fact believe himself to be bound by law or who actually bound by law, अगर वो वास्तविक रूप में बाउंड है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट में खुद को समझता है बाउंड है, तो ऐसा माना जाएगा उसने कुछ भी नहीं किया है। नथिंग इज एन ऑफेंस, नो ऑफेंस, वहां पर आप टिक करके आएंगे क्या? नो ऑफेंस। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है, यहाँ पर मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर है और एक सुपीरियर ऑफिसर है। अगर सुपीरियर ऑफिसर ने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कमांड किया है फायर करने के लिए, तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर इज बाउंड बाय लॉ, वो बाउंड है अपने सुपीरियर के कमांड को ओबे करने के लिए। और वहां पर अगर सबऑर्डिनेट फायर करता है तो सबऑर्डिनेट ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि सेक्शन 76 में ही विल गेट द डिफेंस, लेकिन वो काम उसने गुड फेथ में किया हो और बाउंड बाय लॉ हो। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? कई बार आप फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स को कोर्ट से वारंट मिला हुआ है किसी को अरेस्ट करने का, मिस्टर एक्स जाते हैं अरेस्ट करने के लिए, लेकिन
जब वो गांव में जाता है अरेस्ट करने के लिए, उसको नहीं पता है कि मुझे मिस्टर राम को अरेस्ट करना है, तो कौन मिस्टर राम है। वो किसी दूसरे व्यक्ति से पूछता है राम कौन है, तो दूसरा व्यक्ति जान पूछकर बोल देता है कि ये राम है, जबकि वो राम नहीं होता है। और आप तथ्य की भूल में, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, राम को अरेस्ट करके आते हैं। तो क्या आपने कोई ऑफेंस कमिट किया? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, तथ्य की भूल में गलती से उनको राम समझा और आप अरेस्ट करके ले आए। ये इलस्ट्रेशन आपका भी है सेक्शन 76 का। तो ये आपका सेक्शन 76 से कई बार पूछा जाता है, इसके इलस्ट्रेशन पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। देन आता है सेक्शन 77, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। जब भी कोई जज कोई एक्ट करता है, एक्टिंग जुडिशियली मींस कोई जज है और उन्हें गुड फेथ में किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया, बाद में पता चलता है कि गलत व्यक्ति का कन्विक्शन हो गया है, ठीक, उन्होंने गुड फेथ में प्रॉपर एविडेंसेस को लेने के बाद, जज पूरा एविडेंसेस लेने के बाद, हियरिंग आर्ग्यूमेंट सब कुछ करने के बाद उनको कन्विक्ट किया, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने क्या, गलत व्यक्ति को यहाँ पर कन्विक्ट किया है। तो एक्ट ऑफ जज, अगर जज का एक्ट व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जब वो न्यायिक तौर पर काम कर रहा था और उसने वो काम गुड फेथ में किया था, और फिर भी अगर उस जज से कोई गलत काम हो जाता है जो अदरवाइज ऑफेंस होता, वो ऑफेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल केवल मार्जिनल हेडिंग याद रखिएगा, एक्ट ऑफ जज, जज का एक्ट जब वो जुडिशियली, मतलब प्रॉपर सारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया है, सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बावजूद उन्होंने जुडिशियसली किसी भी एक्ट को किया, गुड फेथ में काम किया, लेकिन कुछ ऑफेंस अगर हो गया है तो वहां पर उनकी लाइबिलिटी सेक्शन 77 में नहीं बनेगी, कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगा। सेक्शन 78 आता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यहाँ पर किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया है बट परसुएंट टू द ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के जजमेंट्स की, लाइक अगर कोर्ट का ऑर्डर है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट दिया हुआ है, और जो व्यक्ति है कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करता है, मतलब जैसे जो जल्लाद वगैरह होते हैं जो डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो बाद में अगर पता चला कि गलत व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट हो गया है, तो जल्लाद की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। एक्ट डन पर्स, जो हैंगरमैन होता है, ये इलस्ट्रेशन ये एग्जाम में पूछा जाता है, हैंगरमैन अगर किसी व्यक्ति को फांसी पर लटका देता है और पता चलता है गलत व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया गया, मतलब वो व्यक्ति तो कोई और था, कन्विक्शन किसी और को होना चाहिए था, गलत ही कन्विक्शन हो गया था, डेथ सेंटेंस किसी गलत व्यक्ति को दे दिया गया था, तो हैंगरमैन की क्या लाइबिलिटी होगी? हैंगरमैन की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, जल्लाद की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज उसका जो एक्ट था, दैट एक्ट वाज परसुएंट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ओके, तो 78 में ये डिफेंस पा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, पीटी में आता है। देन आता है सेक्शन 79। 79 कहता है एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। देखिए सेक्शन 76 में आपने कोई एक्ट किया अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जिसको आप समझते थे कि यू आर बाउंड बाय लॉ। आपने क्यों किया है? क्योंकि आपको लगता है कि कानूनी रूप से आप ऐसा करने के लिए बाध्य थे, तो आपको सेक्शन 76 में डिफेंस मिल जाएगा अगर आपने वो काम गुड फेथ में किया है। सेक्शन 79 कहता है कि अगर आपको लगा कि आप कुछ करने के लिए जस्टिफाइड है, आपके पास जस्टिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई मारने की कोशिश करता है, आपको कोई डेथ कॉज करने की कोशिश करता है, आपको कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की कोशिश करता है, देन आपके पास एक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए as much force you can use to prevent that harm or injury, आप फोर्स यूज कर सकते हो और आप इसके लिए जस्टिफाइड हो, आपको ये राइट सेक्शन 100 आईपीसी और 103 में मिला हुआ है। ओके, तो अगर आपने, सामने वाला आपको मारता है और आपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कुछ अटैक किया, तो यू विल गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 100 और 103, जो जैसा भी सिचुएशन हो। ये कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, आपको कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगी अगर आपने कोई एक्ट कर दिया, एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड, अगर आप जस्टिफाइड हैं वैसा करने के लिए, तो आप खुद को बचाने के लिए सामने वाले को मारोगे, उसको थोड़ा बहुत तो इंजरी होगी ना, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा, आपने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, यू विल गेट द कंप्लीट डिफेंस बिकॉज यू आर जस्टिफाइड फॉर, है ना, यू मे गेट द जस्टिफिकेशन। इसका दूसरा ही पार्ट है, आपको एक्चुअली कोई जस्टिफिकेशन नहीं है बट यू बिलीव himself to be justified by law, लेकिन आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, तथ्य की भूल की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको जस्टिफिकेशन है। इसका इलस्ट्रेशन है ए, अब इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में आता है उस, ठीक है, मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, ओके, और ये जेड को देखते हैं कि जेड जो काम कर रहा है, ए को ऐसा लगता है कि जेड कमिट व्हाट अपियर टू जेड टू बी मर्डर ए इन दी, तो जेड फॉर एग्जांपल एक्स को मार रहा है, ए को देखकर लगता है कि जेड एक्स को जो मार रहा है वो इसका क्या कर रहा है, इसकी डेथ कॉज कर देगा, मतलब ये उसका मर्डर कर रहा है।
और आपको पता होगा, सीआरपीसी में पढ़ा होगा आपने, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी, आप भी किसी को देखते हो ना, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल है, लेकिन इसके पास ये राइट है कि वो जेड को अरेस्ट कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है और कमिट कर सकता है नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को। इन्होंने क्या किया, जेड को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि इन्होंं लगा कि जेड मर्डर कर रहे हैं, और फिर इनको पकड़ने के लिए जेड ए के पास जस्टिफिकेशन है, तो इन्होंने जेड को पकड़ लिया। बाद में पता चलता है कि जेड तो प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, मतलब जस्ट उल्टा है। बाद में पता चला कि एक्स ने जेड के ऊपर अटैक किया था और जेड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स को मार रहा था, पीट रहा था, पकड़ रहा था, और ए को ऐसा लगा कि जेड तो एक्स को मार रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर ए इज नॉट, ए के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट ही बिलीव्स हिमसेल्फ अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ही बिलीव्स हिमसेल्फ, उसको लगा कि मैं जेड को पकड़ने के लिए मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास जस्टिफिकेशन है। ओके, तो ये सेक्शन 79 कहता है कि अगर आप अंडर मिस्टेक ऑफ एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड, एक्चुअली आपके पास जस्टिफिकेशन है, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट या तथ्य की भूल की वजह से यू बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, यू विल गेट द डिफेंस। इस पर एक लीडिंग केस है आर वर्सेस टॉल्सन का, जहां पर एक महिला होती है, उनके पति 7 साल से उनका पता नहीं होता है, और वो शादी कर लेती है, 7 साल के बाद पति आ जाते हैं। तो क्या उनका जो एक्ट है वो जस्टिफिएबल है? सेक्शन 79 में उनको डिफेंस मिला, क्योंकि अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल में उन्हें ऐसा लगा कि वैसे भी तो 6 साल 7 साल अगर कोई नहीं है तो सिविल डेथ का प्रिजम्पशन इंडियन एविडेंस एक्ट में वैसे भी हो जाता है। तो यहाँ पर उनको डिफेंस मिला, आर वर्सेस टॉल्सन का केस है ये। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेक्शन 76 और 79 में दोनों में जो आपको डिफेंस मिल रहा है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मिल रहा है, मिस्टेक ऑफ लॉ का नहीं मिल रहा है, प्लीज इसको याद रखिएगा। देन आइए सेक्शन 80, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी आपके एआईबी में भी आया था, अभी आपका यूपीएससी ने जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जामिनेशन करवाया उसमें भी आया था, और बहुत जुडिशियल सर्विसेज में सेक्शन 80 से क्वेश्चन आ चुका है। एज इट इज आपके इलस्ट्रेशन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सेक्शन 80 पर आइए। सेक्शन 80 कहते हैं एक्सीडेंट इन डूइंग इनलॉफुल एक्ट। देखिए एक्सीडेंट आप सबको पता होगा, एक्सीडेंट दुर्घटना का होना। तो दुर्घटना क्या होती है, हमेशा ही बहुत आकस्मिक होती है, बहुत ही सडन होती है, कोई प्री प्लान्ड नहीं होता। सेक्शन 80 में आपको तब डिफेंस मिलेगा जब आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे थे, लॉफुल मैनर में कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, कुछ एलिमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सेक्शन 80 याद रखिएगा, एक्सीडेंट में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई लॉफुल एक्ट करते समय जो वो लॉफुल मैनर में कर रहा है, और ड्यू टू मिसफॉर्चून, मतलब उसने प्रॉपर केयर लिया, प्रॉपर कॉशन लिया, एक्ट लॉफुल था। ध्यान रखिएगा, एक एक एलिमेंट इसका इंपॉर्टेंट है, और एक्ट मस्ट बी लॉफुल, मैनर मस्ट बी लॉफुल, और ड्यू केयर एंड कॉशन, ये लाइन पूछी जाती है और बहुत गड़बड़ होता है। प्रॉपर केयर एंड कॉशन मतलब पूरी सावधानी बरत रहा था वो व्यक्ति, स्टिल अगर कोई घटना हो जाती है, ही विल गेट द कंप्लीट डिफेंस अंडर सेक्शन 80। कंप्लीट मतलब पूरी डिफेंस उसको मिल जाएगा। और ये इलस्ट्रेशन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है, कुल्हाड़ी का जो सिरा है वो खुलकर गिर जाता है और किसी व्यक्ति के सर पे लगता है और उसको ग्रीवियस हर्ट या उसकी डेथ हो जाती है। एक ही लाइबिलिटी बताइए। अब यहाँ पर इलस्ट्रेशन जब आएगा तो वहां पर उन्होंने खुद पूछा होगा विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, अगर लिखा हुआ है तो आप लगाओगे कि ए हैज कमिटेड, ऑप्शन में नो ऑफेंस। अगर वहां पे लिखा कि वांट ऑफ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, मतलब उन्होंने प्रॉपर केयर कॉशन लिया ही नहीं जहां पर लेना चाहिए था, एक्ट लॉफुल नहीं था। अब आपको देसी कट्टा है ना, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप उसको साफ कर रहे हो, या आप शादी में गोली वगैरह चला रहे हो, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है। तो इस तरह जब आपका एक्ट खुद ही लॉफुल नहीं है, आपने कितनी भी केयर कॉशन बरत ली हो, आपको 80 में डिफेंस नहीं मिलेगा। 80 में डिफेंस तब मिलेगा आपका एक्ट लॉफुल था, तरीका सही था, लॉफुल मैनर था, गुड, आपका अपना काम प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कर रहे थे। स्टिल अगर कोई घटना हो जाती है देन यू विल गेट द डिफेंस। सेक्शन 80। सेक्शन 81 पर आइए, बहुत पूछा जाता है, यहाँ भी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बात होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये नेसेसिटी पब्लिक नेसेसिटी की बात करता है, प्राइवेट नेसेसिटी पर अप्लाई नहीं होता है। पब्लिक नेसेसिटी, अब यहाँ पर क्या है, देखिए एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म। कई बार क्या होता है, आपको पता है कि आपके एक्ट से सामने वाले को थोड़ी बहुत हार्म हो सकता है, थोड़ा बहुत इंजरी हो सकता है, लेकिन आप फिर भी वो काम करते हो जस्ट टू प्रिवेंट द बिगर हार्म। आप बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए छोटा मोटा हार्म, आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि फिर भी अगर आप बड़े हार्म को करने रोकने के लिए छोटा मोटा हार्म का रिस्क उठाते हो तो आपको 81 में डिफेंस मिलेगा। अभी आपको मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। देखिए इट्स नॉट पॉसिबल कि भी मैं BRR की लैंग्वेज पढ़ूं क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, आपको जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको ट्राई कर रही हूँ कि आपको आप कर ले जाओ।
देखिए सेक्शन अगर आप 81 देखोगे, यहाँ पर भी कंप्लीट डिफेंस मिलती है, नथिंग इज ऑन ऑफेंस लिखा हुआ है। ये कहता है कि अगर सामने वाले को पता है, उसको नॉलेज है कि मेरे माई एक्ट इज लाइकली टू कॉज हार्म, बट इफ इट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, इसको ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, आपका जो एक्ट है वो बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किया हो, बड़े हार्म को रोकने के लिए, और आपने गुड फेथ में किया हो। इसको बहुत सिंपल करके मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चों की भरी बस जा रही है रोड पर, उनको दिखता है कि सामने से कोई बस आ रही है, या नॉर्मल एक रोडवेज की बस आप देख लीजिए, नॉर्मल एक रोडवेज की बस आ रही है, और सामने से देखते हैं कि बच्चों से भरा हुआ एक ऑटो है। ओके, बच्चों से भरा हुआ एक ऑटो अचानक सामने आ जाता है। बस वाले ने एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट लिया। अब एक्सट्रीम लेफ्ट लेने से या राइट लेने से, अचानक ब्रेक लगाने से हो सकता है बस में बैठे कुछ लोगों को इंजरी हो, कुछ लोग सो रहे होंगे, कोई खड़ा होगा, अचानक से किसी का शीशा लग सकता है, कोई रॉड लग सकती है, बस में बैठे लोगों को थोड़ी बहुत इंजरी हो सकती है। बट अगर मैंने स्लाइट लेफ्ट या स्लाइट राइट ना किया होता, तो जो बच्चों से भरा हुआ ऑटो है उस पर ये बस चढ़ जाती है, और आराम से 20 25 30 बच्चों की हो सकता है डेथ हो सकती थी, या ग्रीवियस हार्ट वो हो सकती थी। तो बिगर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए मैंने इस छोटे हार्म का रिस्क लिया है, गुड फेथ में लिया है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है बस में बैठे लोगों को इंजरी कॉज करने का, मैंने काम गुड फेथ में किया है, तो मुझे 81 में डिफेंस मिल जाएगा। समझ गए आप लोग? ऐसे ही इसके इलस्ट्रेशंस हैं। ये जो कैप्टन वाला है बिल्कुल सेम जो मैंने बस किया है, यहाँ पर आप बड़ी शिप ले लो, बहुत बड़ा एक शिप ले लीजिए, और बगल में एक छोटी सी बोट है, और अचानक से कोई आइसबर्ग सामने आ जाता है। कैप्टन अगर लेफ्ट स्लाइड नहीं करेगा ना, तो ये टकरा जाएगा शिप जो बड़ा सा है, और बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है, डूब सकता है। लेकिन अगर ये लेफ्ट लेगा, तो बगल में छोटी छोटी जो बोट है वो हो सकती है पलट जाए। तो मुझे पता है कि अगर मैंने लेफ्ट लिया तो ये बोट को खतरा हो सकता है, लेकिन अगर मैंने नहीं लिया तो इस बड़े से शिप में जो 200-300 लोग हैं, इनकी डेथ हो सकती है। तो मैंने बिगर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए छोटे हार्म का रिस्क लिया है। आपको 81 में डिफेंस मिलेगा, लेकिन प्राइवेट का नहीं मिलेगा। इस पर एक बहुत फेमस केस है स्टीवन का, है ना, जिसमें एक 3 लोग होते हैं समुद्र में, और एक बच्चे को मार के खा जाते हैं वो लोग, और उसके ब्लड को पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर उनको डिफेंस नहीं मिला था, क्योंकि वो प्राइवेट डिफेंस का मैटर था। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए आप, इलस्ट्रेशन भी है, इन ग्रेट फायर। अब देखिए ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा अगर आग लगी हुई है किसी भी एरिया में जो बहुत फैल सकती है, झोपड़पट्टी वाला इलाका हो सकता है, तो आपने किसी भी घर पर उसको गिरा दिया, उसको लाठी डंडों से नीचे कर दिया, ये इस पर्पज से कि आग फैले ना। तो आपने बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, पर अदरवाइज पूरी बस्ती में आग लग जाएगी, बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए आपने उस झुग्गी झोपड़ी, एक झुग्गी झोपड़ी पर डंडे लाठी मारकर पानी डालकर उसको गिरा दिया, उसको नुकसान पहुंचाया। आपको पता है ऐसा करने से अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, सामान है खराब हो जाएगा, बट पूरी बस्ती आग लगने से बच जाएगी। आपको डिफेंस 81 में मिलेगा, इसके इलस्ट्रेशन याद करके जाइएगा। देन आप आइए, इसका केस आप याद रखिएगा, सेक्शन 81 का पब्लिक नेसेसिटी का, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, डेडले वर्सेस स्टीवन का केस है, इसको याद रखिएगा। सेक्शन 82 पर आइए, एक्ट ऑफ चाइल्ड। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डॉली इन कैपेक्स के नाम से इसको जानते हैं। अगर कोई बच्चा जो कि अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज है, अगर वो कुछ भी कर देता है, कोई भी ऑफेंस करता है, ही विल गेट द कंप्लीट डिफेंस प्रोवाइडेड द मोमेंट ही प्रूफ, जैसे ही प्रूफ कर दिया जाता है ये बच्चा 7 साल से नीचे का है, ही विल गेट द कंप्लीट डिफेंस। इसको डॉली इन कैपेक्स के नाम से जाना जाता है, बिकॉज दैट एट दैट पर्टिकुलर एज the child is incapable to form menstruation, वो मेंस्ट्रिया फॉर्म नहीं कर सकता, और विदाउट मेंस्ट्रिया यहाँ पर ऑफेंस नहीं हो सकता है। 82 पूछा जाता है, प्लीज याद रखिएगा सेक्शन नंबर। इसके बाद 83 आता है, बच्चा अगर 7 साल से ज्यादा का है, लेकिन बच्चा 12 मतलब 7 साल से ज्यादा का है लेकिन 12 से कम है, मतलब अगर किसी बच्चे ने ऑफेंस किया और उसकी एज 7 से 12 के बीच की है, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा, ऐसे ही तुरंत उसको कंप्लीट डिफेंस नहीं मिल जाएगा। यहाँ पर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि 7 से 12 साल का बच्चा तो है तो इस एज का, लेकिन किसी कारण से that child, ये जो बच्चा है, that child has not attained sufficient maturity of understanding the nature of the act and consequence, उसको नहीं समझ आता है कि इस एक्ट को करने से क्या होगा और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े कम स्मार्ट होते हैं, कुछ बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर 7 से 12 साल का बच्चा है लेकिन उसकी इतनी मेच्योरिटी नहीं है, वो समझ नहीं सकता है एक्ट और उसके नेचर को, देन ही विल गेट द कंप्लीट डिफेंस। देखिए आप जितने भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट डिफेंस मिल रही है, इसको आप चाहो तो सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ कनेक्ट करके देख सकते हो, अगर कहीं क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही नहीं कंप्लीट डिफेंस मिल जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति डिफेंस लेना चाहता है ना इन जनरल एक्सेप्शन का, तो
उसको कोर्ट के सामने 105 एविडेंस एक्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो ऐसा करने के लिए बाउंड था। सेक्शन 76 का अगर बेनिफिट लेना चाहता है, अगर वो 81 का बेनिफिट लेना चाहता है, तो उसको बताना पड़ेगा कि हाँ हुआ तो है मुझसे, लेकिन मैंने बिगर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए काम किया। तो आपको द बर्डन ऑफ प्रूफ विल ऑलवेज लाई अपॉन द अक्यूज्ड एंड ही हैज टू प्रूव बिफोर द कोर्ट, ठीक है, दैट दोज स्पेशल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, कोई वो विशेष परिस्थितियां एग्जिस्ट करती हैं कि मुझे कंप्लीट डिफेंस मिले। देन आइए 84 पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अनसाउंड माइंड को कंप्लीट डिफेंस मिलता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, ये जो अनसाउंड माइंड टर्म का इस्तेमाल किया है, दैट इज द लीगल अनसाउंडनेस। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेडिकल अनसाउंडनेस एंड द लीगल अनसाउंडनेस। कोई व्यक्ति मेडिकली अनसाउंड हो सकता है, ओके। जो व्यक्ति आपने देखा होगा ना, रोड पर घूमते रहते हैं पागल जैसे, हाँ पागल घूमते हैं, रात भर चरस गांजा पीते हैं और सुबह शाम तक वो पागलों की तरह किसी को देखते हैं, कमेंट करते हैं, चाकू उठा के डंडा उठा के आपके पीछे भागने लगते हैं। दे आर मेडिकली अनसाउंड बट दे मे नॉट बी लीगली अनसाउंड, देयर इज अ डिफरेंस। जो व्यक्ति पागल है, इतना उसने ड्रिंक कर रखा है, इतना चरस गांजा पी रखा है, तो वो मेडिकली तो अनसाउंड है, फिट नहीं है वो, लेकिन वो कमेंट करता है। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज्यादा जगहों पे इस तरह के लोग मिलेंगे, वो आपको कमेंट करेंगे, लेकिन जैसे ही वो पुलिस को आते देखेंगे वो भाग जाएंगे। वो डंडा उठा के मारने चलेंगे, लेकिन जैसे ही पुलिस को देखेंगे वो भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस उनको पकड़ सकती है, वो जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। इसका मतलब दैट पर्सन इज मेडिकली अनसाउंड। आप उसको हॉस्पिटल ले जाइए, एडमिट कर लेंगे, मेडिकली अनसाउंड है वो। ही इज नॉट लीगली अनसाउंड बिकॉज ही इज अवेयर, he knows the nature of the act and consequence। वो जानता है मेरा एक्ट गलत है और इसका परिणाम, उसका कॉन्सिक्वेंस भी पता है। सो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 84 इसको मैग्नॉटन रूल के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैग्नॉटन रूल पूछा जाएगा 84 टिक करके आइएगा। पूछा जाएगा लीगल अनसाउंडनेस, यस, मेडिकल अनसाउंडनेस प्लस मेडिकल अनसाउंडनेस मस्ट कन्वर्टेड इनटू लीगल अनसाउंडनेस। लीगल अनसाउंडनेस होना चाहिए। अब लीगल अनसाउंडनेस, इसको 84 को आप पढ़िएगा, यही है, इफ एनी पर्सन हु at the time of commission of the act does not know the nature of the act, that whether that act is wrong or contrary to law, and also he does not aware about the consequence of that particular act, then only हम कहेंगे he will get the defense under section 84। got it? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस पर मैग्नॉटन रूल याद रखिएगा। तो जब भी 84 का आप डिफेंस लेना चाहते हो, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जब आप वो काम, जैसे कोई व्यक्ति गला काटे किसी का, और गला काट कर वो उसका जो गला है ना, जो सर है, उसको लेकर रोड पर घूम रहा है, उसको 84 का डिफेंस मिल जाएगा, अगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पुलिस के आने पर भी 84 का। लेकिन अगर कोई गला काटता है, गला काट के खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाए और कहे आप मुझे अरेस्ट करिए, आज मुझे मेरी आत्मा को शांति मिल गई है ना, कि इसने मेरे साथ ऐसा काम किया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया, तो मैंने बदला ले लिया, अभी वो अनसाउंड नहीं है, वो जानता है एक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंस। तो आप देखिएगा कि क्या वो एक्ट करते समय उसके नेचर को जान रहा था, उसके कॉन्सिक्वेंस को जान रहा था, इसके बेसिस पर ये डिपेंड करेगा। 84 85 आता है इंटॉक्सिकेशन। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लोग इंटॉक्सिकेशन के इफेक्ट में कुछ काम कर देते हैं। सो अगर एक्ट ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने जानबूझकर पार्टी में ड्रिंक व्रिंक किया, यू विल नॉट गेट एनी डिफेंस अंडर सेक्शन 85। 85 में केवल तभी डिफेंस मिलता है, यहाँ पर कंप्लीट डिफेंस मिलता है, प्रोवाइडेड कि आप कोर्ट में ये प्रूव कर दीजिए कि जिस समय आपने वो एक्ट किया, पहली बात कि बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, आप इंटॉक्सिकेशन की वजह से, मत्ता की वजह से, यू वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट, आपको पता ही नहीं चला। दारू पी के लोगों को रोड नहीं दिखती है ना, एक बराबर फ्लैट सरफेस, ऊंचा नीचा दिखेगा, है ना, तभी तो चाल बदल जाती है, सीधे नहीं चल पाते हैं। तो आपको इंटॉक्सिकेशन की वजह से आपको एक्ट का नेचर नहीं पता चला, आपको नहीं पता चला आप जो एक्ट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा आपकी गाड़ी की इतनी स्पीड है, आपको नहीं पता चल रहा आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिफेंस कब मिलेगा? आपको केवल तभी डिफेंस मिलेगा, अंडरलाइन करिएगा इसको, लास्ट लाइन है, when which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। अंडरलाइन करो उसको, विदाउट हिज नॉलेज। अगर वो इंटॉक्सिकेशन आपकी इच्छा के विरुद्ध है, आपके ज्ञान के विरुद्ध, अब दोनों में बहुत अंतर होता है। विदाउट हिज नॉलेज, आपको पता नहीं था, आपने सॉफ्ट ड्रिंक समझ के ड्रिंक कर लिया, है ना, आपको उन्होंने कहा स्प्राइट पी लो और उसमें तो कुछ और ही था, ये है विदाउट नॉलेज। अब ऐसी सिचुएशन में आपको नॉर्मल गए अपनी गाड़ी
गाड़ी ड्राइव करके आपको पता ही नहीं चला इसका इम्पैक्ट ऐसा हो जाएगा, आपको 85 में डिफेंस मिलेगा। विदाउट हिज नॉलेज ये है, और अगेंस्ट हिज विल का मतलब आपको जबरदस्ती पिला दिया, अब आपको 85 में डिफेंस मिलेगा। इसका मतलब आप खुद जाकर पी के आए हो ना, सीसीटीवी फुटेज है, यू विल नॉट गेट एनी डिफेंस अंडर सेक्शन 85, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 सिचुएशन में मिलेगा। तो 85 इंटॉक्सिकेशन ध्यान रखिएगा। 86 प्रेजम्पशन की बात करता है, अगर आपने जानबूझकर ड्रिंक किया है और आपने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया है जिसमें इंटेंशन और नॉलेज का होना जरूरी है, इंटेंशन या फिर नॉलेज का होना। इन केस वेयर एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस unless with a particular knowledge or intent, कोई एक्ट आईपीसी में जहां पर इंटेंशन और नॉलेज मिसरिया बताया गया है, अगर आपने खुद जानबूझकर ड्रिंक कर कर कोई ऐसा ऑफेंस किया है तो आपको केवल इतना रियायत मिल रही है कि वहां पर कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करेगा कि आपने ये काम विद इंटेंशन नहीं किया बल्कि विद नॉलेज किया है। मतलब समझ आया? मतलब ये, अगर आप खुद जाकर किसी पार्टी में जानबूझकर ड्रिंक करते हैं, सीसीटीवी फुटेज है, सबको पता चल रहा है आपने खुद ड्रिंक किया, ड्रिंक करने के बाद आपसे कोई ऑफेंस कमिट हो गया, ऐसे सिचुएशन में आपको कंप्लीट डिफेंस नहीं मिलेगी, बल्कि कोर्ट ये प्रेजम्पशन करेगा कि आपने वो एक्ट विद नॉलेज किया है, विद इंटेंशन नहीं किया, बस इतनी रियायत मिलेगी। अब रियायत क्या है? रियायत आपको पनिशमेंट के तौर पर मिलेगी, इंटेंशन में पनिशमेंट ज्यादा होगा और जब आप ऑफेंस विद नॉलेज करते हो तो कम होगा। तो यहाँ पर प्रेजम्पशन है, ध्यान रखिएगा, 86 में, सॉरी 85 में, 86 में आपकी प्रेजम्पशन है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। देन आता है 87। अब 87, 88 और 89, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं, तो इसको गलत ना करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप ध्यान रखो 87, 88 और 89, ये तीनों ही ऑफेंसेस आपको मिलेंगे। इनके इलस्ट्रेशन जब आएंगे, इन तीनों ही जगह में आप जो एक्ट करते हो वो सामने वाले की कंसेंट से करते हो। सबसे बड़ी बात, आप इसको एकदम गांठ बांध के रट लीजिएगा, 87, 88 और 89 को जो इलस्ट्रेशन है, हर जगह आपको विद कंसेंट होगा। मतलब मैंने कोई काम किया लेकिन सामने वाले ने मुझे कंसेंट दिया, लाइक रेसलिंग हो गया, सामने वाले की कंसेंट रहती है। डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा है, सामने वाले ने, सर्जन ने, जैसे आप सी सेक्शन करवाओ, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा लो, कोई भी ट्यूमर की सर्जरी करवा लो, कैंसर की करवा लो, आपने सामने वाले डॉक्टर को कंसेंट दिया है। ऐसी सिचुएशन में कोई इंजरी कॉज हो जाती है, डॉक्टर की लायबिलिटी नहीं होगी क्योंकि आपने कंसेंट दिया हुआ है। ठीक है, मेडिकल नेग्लिजेंस की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो 87, 88 और 89 बात करता है, यहाँ पर कंसेंट होती है। 87 कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड, सामने वाले ने आपको कंसेंट तो दिया है, जिसने आपको कंसेंट दिया है वो, यहाँ पर एज भी ध्यान रखिएगा, जो 87 है यहाँ पर आपको याद रखना है अब 18 ईयर वो व्यक्ति होना चाहिए। तो ये रेसलिंग वगैरह के जो केसेस होते हैं, बॉक्सिंग वगैरह के, रेसलिंग वगैरह के, तलवारबाजी के, है ना, फेंसिंग के, इन सब में 87 अप्लाई होगा। मतलब ए और बी अम्यूजमेंट पार्क में है, उन्होंने जैसे झांकियां वगैरह निकलती हैं अम्यूजमेंट पार्क में, उन्होंने फेंसिंग के लिए या बॉक्सिंग के लिए, या जो मौत का कुआं वगैरह नहीं, मेलों वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर सामने वाले की कंसेंट होती है। और अगर विद कंसेंट, अब बॉक्सिंग हो रही है, रेसलिंग है, किसी को थोड़ी बहुत इंजरी तो होगी, जिसने इंजरी कॉज की है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी अगर ये काम उसने जानबूझ कर सामने वाले को इंजरी कॉज करने की इंटेंशन से नहीं किया। अगर तो ये यहाँ पर 87 मिलेगा, एक्ट नॉट इंटेंडेड, नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, ना आपने जानबूझकर डेथ कॉज करना चाहे, ना आपने जानबूझकर ग्रीवियस हर्ट कॉज करना चाहे, और आप जो काम कर रहे हो वो सामने वाले की कंसेंट से कर रहे हो, आपको 87 में डिफेंस मिलेगा। फेंसिंग का इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताया, तलवारबाजी का। ओके, देन 88 पर आइए, एक्ट नॉट इंटेंडेड, यहाँ पर भी आप सामने वाले की ना तो डेथ कॉज करना चाहते हो, आपने गुड फेथ में उसके बेनिफिट में अगर कोई काम किया, लाइक जब डॉक्टर्स होते हैं ना, वो जो ऑपरेशन करते हैं, जो सर्जरी करते हैं, जो सी सेक्शन करते हैं, सामने से कंसेंट तो ले लेते हैं, आपको पता है कि आपको इससे इंजरी होने वाली है, लेकिन वो जानबूझकर आपकी इससे डेथ नहीं कॉज करना चाहते हैं, ना आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर, जानबूझ के नहीं, बल्कि वो काम आपके बेनिफिट में कर रहे होते हैं। तो 88 का भी जो इलस्ट्रेशन है, सर्जन नोइंग दैट, सर्जन को पता है कि इस ऑपरेशन से इसको थोड़ा बहुत तो पेन, थोड़ा बहुत तो तकलीफ होगी, थोड़ा बहुत तो हार्म होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो उसको बहुत पेन है, जो ट्यूमर है, अल्टीमेटली उससे हमेशा के लिए उसको निजात मिल जाएगी। तो यहाँ पर उसको 88 में डिफेंस मिल जाएगा अगर डॉक्टर के इस ऑपरेशन से उसको थोड़ा बहुत कुछ इंजरी होती है। देन 89 पर आइए, 89 में भी कंसेंट, देखिए 88 से 87 में भी कंसेंट है, 88 में भी कंसेंट है और 89 में भी कंसेंट है। यहाँ पर कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ। यहाँ पर बस ध्यान आप ये रखना, अगर चाइल्ड और इंसेन का एग्जाम्पल है, किसी चाइल्ड और इंसेन का, जहां पर उनके गार्जियन से, देखिए इंसेन व्यक्ति भी खुद कंसेंट दे नहीं सकता, तो चाइल्ड या इंसेन कि कंसेंट से अगर आपने कुछ किया है और वो कुछ रॉन्ग होता है तो 89 में आपको डिफेंस मिल जाएगा। इस पे कई बार प्रोविजो पूछ लेते हैं, 89 में कितने प्रोविजन, तो 89 में 4 प्रोविजो है। मतलब आप जानबूझ के किसी की डेथ कॉज कर दो, जानबूझ के ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दो, जानबूझ के हार्ट कॉज कर दो, तो आपको 89 में डिफेंस नहीं मिलेगा। इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए आप कि ए, जो मिस्टर ए है, वो गुड फेथ में बच्चे की कंसेंट के बिना, विदाउट चाइल्ड्स कंसेंट, हैज चाइल्ड कट
for a stone by surgeon knowing it to be likely that the operation will cause the child's death but not intending to cause child's death A is within this exception. तो यहाँ पर उनको ये डिफेंस मिल जाएगा. देन आप आओ तो 87, 88 और 89 यहाँ पर किसकी कंसेंट होगी? अगर चाइल्ड वगैरह है तो गार्जियन की कंसेंट होगी. 90 पूछा जाता है आपसे, पहली बात पूछा जाता है कंसेंट किस सेक्शन में डिफाइन है, तो याद रखिएगा सेक्शन 90 में डिफाइन है. कंसेंट के लिए एज क्या है, तो 12 ईयर से नीचे का बच्चा कंसेंट नहीं दे सकता. अभी भी आया था ये पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर में सेम क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा. एज, कंसेंट की एज क्या है, 12 ईयर से अबव होना चाहिए आप कंसेंट देने के लिए. कंसेंट कब माना जाएगा, वो व्यक्ति कंसेंट तब माना जाएगा जब सामने वाला जिसने कंसेंट दिया वो जानता है कि वो किस चीज पर कंसेंट दे रहा है. अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ, मतलब किसी तरह का ऐसा नहीं है कि बताया कुछ और किसी और बात पर, जिस बात पर कंसेंट ले रहे हो, जो आपने बताया है फैक्ट एकदम एक्यूरेट होने चाहिए. ठीक है, तो किसी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, कोई थ्रेट, कोई धमकी ना दी गई हो, व्यक्ति सेन होना चाहिए, 12 साल से ऊपर का होना चाहिए, तभी वो कंसेंट मानी जाएगी. 91 कहता है, 91 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पीछे के लिए, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो. 92 पर आप आ जाइए सीधे. एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट, ये बहुत पूछा जाता है. 92 की इलस्ट्रेशन सबसे ज्यादा आता है. यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंसेंट नहीं होती है. एक्ट डन, आपने कोई एक्ट किसी के बेनिफिट के लिए किया है लेकिन उसके कंसेंट के बिना किया है. क्यों? क्योंकि कई बार ये इम्पॉसिबल है बिल्कुल सामने वाले की कंसेंट लेना. तो 92 में कंसेंट नहीं ली होती आपने, क्योंकि या तो सर्कमस्टांसेस ऐसी नहीं होती हैं कि वो कंसेंट दे दे, या कोई होता नहीं. जैसे कोई बच्चा है, अब गार्जियन का आता पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आपने बिना कंसेंट के भी काम किया है, लेकिन आपने गुड फेथ में किया, आपकी उसकी जान बचाने के लिए किया है, तो आपको 92 में बेनिफिट मिल जाएगा. लाइक ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि एक व्यक्ति को कोई टाइगर लेके जा रहा है. अब आप बताओ, जिसको टाइगर ने मुंह में दबा के रखा है, आप उससे कंसेंट लोगे गोली मारने? अब टाइगर को आप गोली मारना चाहते हो, लेकिन आप व्यक्ति से कहो भैया गोली मार दूं, अगर गोली तुम्हारी लग गई तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. बताइए, इज इट पॉसिबल कि वो व्यक्ति अपनी कंसेंट दे? इट्स नॉट पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है. ऐसी सिचुएशन में अगर आपने टाइगर को गोली मारी और लग गई उस बेचारे व्यक्ति को जो उसके टाइगर के मुंह में है, आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी. 92 में आपको डिफेंस मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने वो काम गुड फेथ में किया. अब आपने जानबूझ के निशाना उस व्यक्ति को लगाया है ना, तो फिर आपको 92 में डिफेंस नहीं मिलेगा. तो अब मैं यहाँ पे बहुत फास्ट हूँ, नॉर्मली मैं ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन इसको आपको जल्दी से कंप्लीट कराना है, क्विक रिवीजन है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ. आप लोग थोड़ा बेरक साथ में रख के बैठिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी. तो 92 के कुछ कीवर्ड है यहाँ पर. विदाउट कंसेंट होता है, फॉर द बेनिफिट होता है, गुड फेथ में होता है, और आपने कंसेंट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि कंसेंट लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आप ले ही नहीं सकते हो. वैसे गार्जियन का पता नहीं है, या जो व्यक्ति खुद है बड़ा 12 साल से ऊपर का है लेकिन वो कंसेंट देने की सिचुएशन में नहीं है, वो व्यक्ति कोमा में है. लाइक कोई व्यक्ति घोड़े से नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है, वो बताओ आप कंसेंट कैसे लोगे? पता करोगे माँ बाप कौन है, तब तक तो बेचारा मर जाएगा. डॉक्टर तुरंत पकड़ते हैं, उसकी सर्जरी कर डालते हैं, और सर्जरी करने पर उनको जो थोड़ा बहुत हार्म होता है, डॉक्टर को डिफेंस मिल जाएगा 92 में. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंसेंट नहीं लिया. बिल्कुल उसी तरह से इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक आता है कि किसी घर में आग लगी हुई है, मिस्टर ए और एक छोटा सा बच्चा है, या 2-3 बच्चे मान लीजिए, है ना, घर में है. घर में आग लग जाती है, वो व्यक्ति को नीचे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो छत पर चढ़ जाता है बच्चे को लेके. बच्चा बहुत छोटा है, 6 महीने का, 1 साल का. अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे को ऊपर से नीचे फेंकने के अलावा. नीचे जो खड़े हैं लोग, उन्होंने बहुत ब्लैंकेट बड़ा सा फैला रखा है, और जो ए है छत पर बच्चे के साथ, वो बच्चे को नीचे फेंक रहे हैं. अब ध्यान रखिए, आप बच्चे को नीचे फेंक रहे हो, बच्चे से कंसेंट तो ले नहीं सकते, बच्चे के पेरेंट का पता नहीं है. अब आप रिस्क भी ले रहे हो कि बच्चे को ऊपर से नीचे फेंक रहे हो सकता है बच्चा कहीं बीच में किसी पिलर वगैरह में लग जाए, कहीं बालकनी में लग जाए, हो सकता है शॉक से बच्चे की डेथ हो जाए. लेकिन आपने ये काम बच्चे के गुड फेथ में किया है, बच्चे के कंसेंट के बिना किया है, गार्जियन के कंसेंट के बिना किया है, आपको डिफेंस मिलेगा 92 में. ये इलस्ट्रेशन सबसे ज्यादा आता है, टाइगर वाला और बच्चे वाला. नो ऑफेंस लगा के आइएगा, पूरी डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि आपने गुड फेथ में काम. ध्यान रखना, गुड फेथ में काम होना चाहिए. देन आता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ 93, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्या होता है, आप ना गुड फेथ में किसी को कोई काम करते हो, देखो डॉक्टर को पता चला कि ये पेशेंट है ना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का मेहमान है. ओके, अब डॉक्टर क्या करे, डॉक्टर बताए ना बताए. अब यहाँ पर ये सोचिए, देखिए आपको लाइफ में ना बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं, जैसे हम लोगों ने सोचा होता है कि हम मरने से पहले ये काम जरूर करेंगे, या मुझे पता है मुझे प्रॉपर्टी का सेटलमेंट करके जाना है, या मुझे अपने बच्चों के लिए काम करके जाना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए काम करके जाना है. अब मुझे तो वैसे पता है कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया कर लेंगे यार, क्या है, लेकिन जब मुझे पता है कि मेरे पास केवल 3 महीने हैं, तो अगर मुझे पहले से पता चल जाए कि मेरे पास 3 महीने हैं, तो मैं इन 3 महीनों का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ, और मेरे पास जितने भी काम मैंने सोचे हुए हैं वो मैं कर सकता हूँ. डॉक्टर ये सोचकर इसको कम्युनिकेट करता है कि भाई तुम 3 महीने के मेहमान और हो. वो पेशेंट को तुरंत शॉक लगता है, हार्ट अटैक से मर जाता है.
आप बताओ क्या लाइबिलिटी डॉक्टर की होगी? डॉक्टर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ही विल गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 93 प्रोवाइडेड दैट कि ये काम उन्होंने गुड फेथ में किया हो। अब डॉक्टर को पता है कि ये एक सिंगल शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उनके रिश्तेदार डॉक्टर को पकड़ाते हैं 1 लाख रुपए और कहते हैं डॉक्टर साहब बता दो, 3 महीने इनको और कौन झेले, तुरंत बताइए। और डॉक्टर ने उनको बताया और उनकी तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, तो फिर डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ये काम गुड फेथ में नहीं किया। तो इसको ध्यान रखिएगा। इलस्ट्रेशन मैंने आपको जो बताया है ना, सेम इलस्ट्रेशन आपको 93 में दिया हुआ है। देन आइए 94, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 94 में ध्यान रखिएगा, ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कंपेल किया गया है, ठीक है, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, आपको धमकी दी गई है, तो क्या आपने धमकी में आकर कोई अपराध कर दिया तो आपका क्या होगा? ध्यान रखिए, आपके ऊपर कितनी भी बड़ी धमकी क्यों ना हो, आप किसी की डेथ नहीं कर सकते, किसी का मर्डर नहीं कर सकते, और आप स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं कर सकते। ये पीटी में पूछा जा सकता है। मतलब इफ एनी पर्सन कमिटेड एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और इफ ही कमिट्स मर्डर, ठीक, अगर वो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस करता है, सेडिशन, वेजिंग वॉर वगैरह, या वो मर्डर कर देता है 302 का ऑफेंस, भले से कितनी भी बड़ी धमकी क्यों ना आ गई हो ना, यू विल नॉट गेट एनी डिफेंस, क्योंकि आप अपनी जान बचाने के लिए राज्य को या किसी दूसरे व्यक्ति को खतरे में नहीं डाल सकते। तो याद रखना 94 में स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस और मर्डर में डिफेंस नहीं मिलेगा, बाकी चीजों में मिल सकता है। इसके अलावा अब इसमें और क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन क्लियर करते हैं कि बशर्ते कि आपने खुद को, जैसे किसी गैंग ऑफ डकैत में आप खुद ना मिल गए हो, गैंग ऑफ डकैत वगैरह में, तो आप अगर खुद मिल गए हैं मारे पीटे जाने की बहसे, कहते हैं आपको बहुत पिटाई लगाएंगे और आप डर के मारे गैंग ऑफ डकैत में मिल जाओ, ऐसी सिचुएशन में यू विल नॉट गेट एनी डिफेंस। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन 2 देखोगे, अगर किसी व्यक्ति को गैंग ऑफ डकैत ने सीज कर लिया और इंस्टेंट डेथ का, अब यहां पर ध्यान रखिए, आपको इंस्टेंट डेथ का खतरा है उस गैंग से, और इंस्टेंट डेथ के खतरे में आपने कोई और ऑफेंस किया, लाइक आपने घर का ताला तोड़ा, आपको आप लॉक खोल सकते हैं गोदरेज के, आपने वो लॉक खोल दिया, ऐसी सिचुएशन में यू विल गेट डिफेंस एक्सप्लेनेशन 2। लेकिन इंस्टेंट डेथ के खतरे में भी आप किसी और की डेथ करोगे ना, यू विल नॉट गेट एनी डिफेंस। समझ रहे हैं आप? तो कहो किस में डिफेंस मिल रहा है? डिफेंस तब मिल रहा है, आपको इंस्टेंट डेथ का खतरा है और आपको इंस्टेंट डेथ का खतरा है और आपने डेथ से कम के जो जो ऑफेंस किए हैं ना, आपको 94 में डिफेंस मिल जाएगा, और आपने वो खुद से ज्वाइन ना किया हो। धमकी में आपने किसी गैंग ऑफ डकैत को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने आपको तुरंत कनपट्टी पे गोली रखे के ताला तोड़ो, आपने तोड़ दिया, ताला तोड़ने का जो आपने काम किया है उसमें आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। देन आता है 95, ये पेटी ऑफेंसेस की बात करता है, स्लाइट हार्म की बात करता है। अगर किसी ने कोई स्लाइट हार्म कॉज किया, कोई लायबिलिटी नहीं होगी। 95 कहता है आप स्लाइट हार्म क्या होता है भाई, मेरी नजर में कुछ स्लाइट हो सकती है, किसी और की नजर में नहीं हो सकती। आप लोग घूमने जाते होगे, कभी कभी मॉल वगैरह में बड़ी भीड़ होती होगी, किसी आंटी के गलती से कोनी लग जाती होगी, आंटी की बड़ी गुस्सा हो जाती होंगी, है ना, और कोई बगल में आंटी की कोनी लग जाती है, वो कहती होंगी ओके बेटा कोई बात नहीं है। सो इट्स डिपेंड, ये वेरी करता है टेम्परामेंट पर कि किसके लिए कोई चीज छोटी बात है और किसी लिए कोई बड़ी बात है। तो यहाँ पर कोर्ट विल अप्लाई द थ्योरी ऑफ प्रूडेंट मैन, यहाँ पर एक प्रूडेंट मैन की थ्योरी कोर्ट अप्लाई करेगी, और कोर्ट को अगर लगा कि कोई प्रूडेंट मैन इसको एक छोटी सी बात मानकर रफा दफा कर देगा, तो वैसे सिचुएशन में आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो बड़ी बात है, जैसे आप किसी को थोड़ा सा धक्का लगा, भीड़ है बहुत, है ना, तो वैसे सिचुएशन में लग सकता है, ये 95 में आपको डिफेंस मिल सकता है पेटी ऑफेंस में। इसके बाद 96 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। देखिए 96 एक डिक्लेरेटिव प्रोविजन है। 96 कहता है अगर किसी व्यक्ति ने प्राइवेट डिफेंस में कोई काम किया तो वो कोई भी ऑफेंस नहीं होगा, उसको कंप्लीट डिफेंस मिलेगा। प्राइवेट डिफेंस ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है, प्राइवेट डिफेंस का राइट हर लिविंग क्रिएचर में इनहेरेंट होता है। अगर आप किसी को भी किसी भी लिविंग क्रिएचर को, आप बाहर एक आपके घर के बाहर जो कुत्ता भी खड़ा है ना, आप उसको डंडा मारोगे वो आपके ऊपर काटने को दौड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो इनहेरेंट है खुद को प्रोटेक्ट करने की क्वालिटी। तो ये ह्यूमन बीइंग का जो इनहेरेंट राइट है इसको रिकॉग्नाइज किया 96 में, और ये डिक्लेरेटिव प्रोविजन है। लेकिन अब प्राइवेट डिफेंस किस किस तरह कब आप इस्तेमाल करोगे, देखिए व्यक्ति के लिए उसकी जान और उसकी संपत्ति दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है, क्योंकि उसने संपत्ति बड़ी मुश्किल से बनाई होती है। तो 97 में दोनों तरह की बात की है कि आप खुद की जान बचाने के लिए, ठीक, अपने नियर एंड डियर किसी और की जान बचाने के लिए, मेरे लिए मेरी जान और मेरी जो 2 बेटियां हैं उनकी जान बराबर है। ओके, तो अगर मुझे लेजिस्लेशन ने, लॉ ने खुद को प्रोटेक्ट करने का राइट दिया लेकिन मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करने का राइट नहीं दिया, तो उस राइट का कोई मतलब नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकती हूँ, औरों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं खुद की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकती हूँ,
औरों की प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, ये 97 कहता है। तो 96 आपको केवल डिक्लेरेशन करता है कि प्राइवेट डिफेंस में कुछ भी किया है, नथिंग इज एन ऑफेंस, कंप्लीट डिफेंस मिलेगा। 97 फर्दर कैटेगरी बता रहा है कि कब कब अपनी बॉडी के लिए, दूसरी बॉडी के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, दूसरी की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड, आप ध्यान रखिएगा जहां पर प्रॉपर्टी की बात आएगी, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ऑफेंस बताए गए, इनको एकदम रट के जाइएगा। दी प्रॉपर्टी क्लॉज सेकंड 97 का कहता है वेदर मूवेबल इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ, आप खुद की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑफेंस केवल 4 बताए हैं। थेफ्ट, चोरी हो रही है, आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर लो। रॉबरी हो रही है, प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर लो। मिसचीफ हो रहा है या क्रिमिनल ट्रेसपास, इन चारों में आपको राइट है, तो एकदम आपकी ड्यूटी है आपको रटना। थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास में आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। देन आता है भाई 98 बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा सा प्रोविजन है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देखिए ये कह रहा है 98 कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला जो आपके ऊपर एक्ट कर रहा है वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट बराबर है, बरकरार है। जैसे मैं एक साउंड माइंड हूँ, ओके, मैं मार्केट में जा रही हूँ और कोई पागल व्यक्ति मेरे ऊपर चाकू से अटैक करता है, ओके, तो जब वो मेरे चाकू से मार रहा है ना, ही विल गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 84। क्या मुझे राइट है खुद को प्रोटेक्ट करने का? बिल्कुल राइट है। तो 98 कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्यू टू वांट ऑफ मेच्योरिटी, वो बच्चा है, वो पागल है, वो इंटॉक्सिकेटेड है, वो ओल्ड एज है, वो प्राइवेट नेसेसिटी, वो आप किसी भी सर्कमस्टांस में काम कर रहे हो, इसे फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्राइवेट डिफेंस का राइट बराबर है। ये 98 कहता है कि सामने वाले का एक्ट ऑफेंस है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट बराबर है। ये इलस्ट्रेशन ए है, ठीक है, ये मैडनेस 84 का इलस्ट्रेशन है, आपका इलस्ट्रेशन है। सामने वाले को तो 84 में डिफेंस मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ऑफेंस है या नहीं, ठीक है। देन आइए 99। 99 में एक तो क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, 99 देखो बहुत जरूरी था बनाना, आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेलगाम घोड़े की तरह काम करने लगेंगे, आपकी प्राइवेट डिफेंस का राइट, ये कोई प्यूनिटिव राइट नहीं है, इट्स प्रिवेंटिव राइट। ये उस सर्कमस्टांस के लिए जब आपके पास कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है, ना पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, ना कोई पब्लिक अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं, रात के अंधेरे में आप कहीं जा रही हैं और किसी ने आपके ऊपर कोई अटैक किया, रॉबरी करने की कोशिश किया, रेप करने की कोशिश किया, कुछ भी ऐसा, आपके घर में किसी ने कोई क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग करने की कोशिश की, आप उस समय ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ले पाए, तो आप क्या करोगे? आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करोगे, लेकिन कितना करोगे? आप उनको जान से ही मार डालोगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा काम करने की? नहीं, आपको जो प्राइवेट डिफेंस का राइट दिया है वो केवल प्रिवेंटिव है, आप उस एक्ट को प्रिवेंट करो सामने वाले को, और उसके बाद आप हेल्प लो जो प्रॉपर अथॉरिटीज हैं। सो 99 इन्हीं की बात करता है। क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर काम कर रहा है, कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी पब्लिक सर्वेंट कोई लॉफुल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, वो आपको अरेस्ट करने आया है, तो लॉफुल ड्यूटी जो डिस्चार्ज कर रहा है उसके बदले में आपको कोई प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। दूसरा कहता है इसका सेकंड पैराग्राफ, पब्लिक सर्वेंट ने किसी को ऑथराइज किया है और वो अरेस्ट करने आ गया, वो अपना काम कर रहा है, इसके बदले में आपको कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है। तीसरा जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस वेयर बेयर इज राइज। अगर आपके पास पूरा टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ले सकते हो, पुलिस स्टेशन के सामने ही आपके साथ मारपीट हो रही है, तो आप डंडा पत्थर उठा के मारोगे उसके सर पे कि सीधे पुलिस ऑफिसर की हेल्प लोगे? ऑब्वियसली पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प लोगे। तो ये एक्सटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहां तक इस्तेमाल करोगे। ये कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो एक्सेस, किसी भी हाल में आप टू इन्फ्लिक्ट ऑफ मोर हार्म, अगर सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है तो आप क्या उसकी जान ले लोगे? नहीं, आप उस हर्ट को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसको हर्ट कॉज कर सकते हो, तो आप केवल उतनी ही फोर्स का इस्तेमाल करोगे जितनी, एज मच फोर्स यू कैन यूज एज मच रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दैट हार्म, जितना हार्म रोकने के लिए। तो ये आपका 98 हो गया, 99 हो गया। देन 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये उन परिस्थितियों की बात करता है जहां पे कोई व्यक्ति किसी की डेथ कॉज कर सकता है। इसके क्लॉज से क्वेश्चन आता है, इसमें 7 क्लॉज है, क्लॉज 7th जो है वो 2013 में याद किया, ऐड किया था, इसको ध्यान रखना। कितने क्लॉज है? क्लॉज 7 है, 7th क्लॉज 2013 में ऐड किया था, जो एसिड अटैक से रिलेटेड है। अब एक क्वेश्चन और आता है, अभी भी आया था, यूपीएससी ने पूछा पब्लिक प्रोसिक्यूटर में, क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 7, ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखना। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 7, यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल किया वो एप्रीहेंशन इस्तेमाल किया है। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एप्रीहेंशन एंड इंटेंशन। मेरे माइंड में ये एप्रीहेंशन है कि तुम मुझे मारने वाले हो, ये प्रूव करना कोर्ट में ज्यादा आसान है बजाय इसके कि मुझे पता है कि तुम्हारी इंटेंशन है कि तुम मुझे मारने वाले हो। इंटेंशन, दैट इंटेंशन मस्ट बी स्पेसिफिकली प्रूव बिफोर द कोर्ट, कोर्ट कैन नेवर इन्फर योर इंटेंशन,
कोर्ट कभी इंटेंशन को इन्फर नहीं करता है, बल्कि तुम्हें उसके कंडक्ट से एविडेंसेस के थ्रू प्रूफ करना पड़ता है। जबकि आशंका को प्रूफ करना बहुत आसान है। मुझे ऐसी आशंका हुई कि तुम मुझे मारने वाले हो, तो क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 7 में एप्रीहेंशन टर्म का इस्तेमाल है। अगर किसी को लगता है ना कि सामने वाला, उसको एप्रीहेंशन होता है कि सामने वाला उसकी डेथ कर देगा, तो मुझे राइट है कि तुम मेरी डेथ करो, उससे पहले मैं तुम्हारी डेथ कर दूं। ओके, आपको प्राइवेट डिफेंस में राइट है कि आप डेथ कर सकते हो। क्लॉज 2 कहता है अगर आपको एप्रीहेंशन होता है कि सामने वाला तुम्हारे ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देगा ना, अगर तुमने उसको अपनी प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया, तो तुम उस ग्रीवियस हर्ट को रोकने के लिए इवन उसकी डेथ भी कर सकते हो। क्लॉज 2 कहता है। क्लॉज 3 कहता है, अब यहां से इंटेंशन आ जाएगा, अगर सामने वाले को लगता है कि सामने वाले की इंटेंशन रेप कमिट करने की है, तो उस रेप को रोकने के लिए आप अगर डेथ भी कॉज कर देते हो ना, आपको पूरी कंप्लीट डिफेंस मिली हुई है, कोई लाइबिलिटी आपकी नहीं होगी। ठीक है। क्लॉज 4 कहता है अगर आपको पता है कि सामने वाले की इंटेंशन टू ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट है 377, तो भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। ऐसे ही 5th क्लॉज है, आपको पता है कि सामने वाले की इंटेंशन आपको किडनैप या एब्डक्ट करने की है, आप अपनी प्राइवेट डिफेंस में उसकी डेथ भी कॉज कर दोगे ना, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। 6th क्लॉज कहता है सामने कि आपको पता है कि सामने वाले की इंटेंशन आपको रॉन्गफुली कन्फाइन करने की है। ठीक है, रॉन्गफुली कन्फाइन करने की, और आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाओगे ना कि आप पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प नहीं ले पाओगे। ऐसी सिचुएशन में आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी डेथ भी कॉज कर दोगे ना, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। और 7th क्लॉज कहता है अगर कोई आपके ऊपर एसिड अटैक करता है ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए, आप उसकी डेथ भी कॉज कर दोगे, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये सेक्शन 100 है, तो इसके क्लॉजेस रट के जाना, ये क्वेश्चन आता है। देन 101 है, देखो कई बार देखो क्या होता है ना कि 101 100 की जो 7 क्लॉज है, केवल आप उन्हीं परिस्थितियों में डेथ कॉज कर सकते हो। इनके अलावा मतलब अगर सामने वाले की अप्रीहेंशन डेथ वेथ कॉज करने की नहीं है, सामने वाले की इंटेंशन वो सब नहीं है जो ऊपर आपने 7 क्लॉज पढ़े हैं, लेकिन आपको ये तो पता है कि वो मेरे जो हार्म कर रहा है, वैसे सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल तो करोगे, लेकिन डेथ कॉज नहीं करोगे, अदर हार्म करोगे। व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, तो ये 101 में है। तो मतलब केवल 100 में जो 7 क्लॉज है ना, आप उन्हीं में डेथ कॉज कर सकते हो, उनके अलावा किसी में नहीं कर सकते। ये 101 कहता है। 102 कहता है भैया ये आपका प्राइवेट राइट का जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो कब से शुरू होकर कब तक खत्म रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, जब तक आपको आपकी बॉडी को एप्रीहेंशन रहेगा डेंजर का, तब से भाई, जब से एप्रीहेंशन स्टार्ट हुआ, जब से आपको खतरा स्टार्ट हुआ, और जब तक खतरा बना हुआ है, आपका प्राइवेट डिफेंस तब से तब तक कंटिन्यू रहेगा। ये 102 कहता है। देन आता है आपका 103। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का जो प्राइवेट डिफेंस का राइट रिकॉग्नाइज किया था ना 97 में, उसकी बात करता है कि आपकी प्रॉपर्टी को अगर खतरा है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए डेथ भी कॉज कर दोगे ना, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो 103 बहुत ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा गलत होते हैं यहीं से। ये कहता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जरूर है, आप केवल उतना ही फोर्स इस्तेमाल करोगे जितना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि डेथ ही कॉज कर दोगे। ये कहता है वॉलंटरी कॉजिंग डेथ और एनी अदर हार्म आप कर सकते हो, कब कब, जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी पर क्या करता है, रॉबरी करता है। याद रखना, रॉबरी की सिचुएशन में, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की सिचुएशन में, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रॉबरी, या मिसचीफ बाय फायर। मिसचीफ जानते हो ना, मिसचीफ आप बिल्कुल नष्ट कर देते हो, लेकिन नष्ट करना है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, लेकिन कैसे कर रहे हो, आग लगा के कर रहे हो। तो अगर आप आग लगाते हो किसी टेंट में, वेसल में, किसी बिल्डिंग में, टेंट वेसल में जो लोगों के रहने के लिए, ह्यूमन ड्वेलिंग रहने के लिए इस्तेमाल होता है, या आपने गोदाम वगैरह भी प्रॉपर्टी कस्टडी के लिए होता है, या प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए होता है, तो वैसी सिचुएशन ड्वेलिंग, प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे सिचुएशन में भी आपको राइट है कि आप डेथ कॉज कर सकते हो। और फर्स्ट हो गया रॉबरी, सेकंड हो गया हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, थर्ड हो गया मिसचीफ बाय फायर। याद रखना केवल मिसचीफ में, मिसचीफ बाय फायर। और फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, देखिए अगर चोरी हो रही है या मिसचीफ हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी पर, कोई नुकसान पहुंचा रहा है आपकी प्रॉपर्टी पर, या हाउस ट्रेसपास हो रहा है, कोई जबरदस्ती आपके घर में घुसा पड़ा है। लेकिन ये थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास सिंपल नहीं है, पर से नहीं है, बल्कि उस थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास से आपको ऐसा एप्रीहेंशन है कि किसी की डेथ, ग्रीवियस हर्ट, डेथ हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, तो वैसी सिचुएशन में आप डेथ कॉज कर सकते हो। तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ 103, आप पीटी में ये देखना, अगर वहां पर लिखा है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, और ऑप्शन में केवल थेफ्ट लिखा है, आप टिक मत करिएगा। ऑप्शन में केवल मिसचीफ लिखा है, आप टिक नहीं करोगे। ऑप्शन में केवल हाउस ट्रेसपास लिखा है, आप टिक नहीं करोगे, जब तक कि थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास के साथ
एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट ना दिया हो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वहां पर रॉबरी लिखा है तो रॉबरी आप टिक कर दो, रॉबरी के सिचुएशन में आप डेथ कॉज कर सकते हो, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में आप डेथ कॉज कर सकते हो, और मिसचीफ बाय फायर में भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। ओके, 104 कहता है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग हार्म अदर देन डेथ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर ऊपर लिखे हुए जो ऑफेंस हैं वो नहीं हो रहे हैं बल्कि उनके अलावा कुछ और हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी पर, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अदर हार्म कर सकते हो अदर देन डेथ। मतलब आपकी प्रॉपर्टी पर चोरी हो रही है, लेकिन चोरी के साथ ना तो आपको इंस्टेंट डेथ का एप्रीहेंशन है, ना हर्ट का एप्रीहेंशन है, ग्रीवियस हर्ट का। आप क्या करोगे, आप उसको रोक लो, कन्फाइन कर लो, सक्यूज को पकड़ लो, हर्ट कॉज करते हो लेकिन डेथ कॉज नहीं कर सकते। ये आपका 104 है। देन आपका 105 है भाई, ये आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट कहां से कहां तक कंटिन्यू करता है। तो भाई चोरी की सिचुएशन में आप ध्यान रखो, आपकी चोरी की सिचुएशन में पैराग्राफ बना है, आपको तब तक राइट कंटिन्यू करता है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यू टिल द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड। जब तक चोर चोरी, जब तक आपको चोर दिख रहा है भागता हुआ आपका पर्स लेकर, आपको तब तक राइट है प्राइवेट डिफेंस का, आप तब तक भागो जब तक चोर आपको दिख रहा है। जैसे ही किसी गली में चोर गुम हो गया, भले से आप चोर को पहचानते हो, जैसे ही वो गुम हो गया, इसका मतलब नहीं घर से आए वापस स्कूटी उठाए और उसके घर पहुंचे और मारे, प्राइवेट डिफेंस नहीं है। द मोमेंट ऑफेंडर रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, जैसे ही अक्यूज भाग जाता है प्रॉपर्टी लेकर, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहीं पर खत्म। मतलब जब तक वो दिख रहा है तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू। दूसरा पॉइंट कहता है, जैसे ही आपने जैसे आप भाग रहे हो चोर के पीछे, बगल में आप आगे जाके आपको कांस्टेबल दिखा, आपने कांस्टेबल की हेल्प ले ली, आपका प्राइवेट डिफेंस खत्म। ये क्यों है, हो सकता है आप चोर को जानते हो, तो ये नहीं है आप पीछे से जाओगे चोर को और अगले दिन जाके मार लगाओगे, नहीं कर सकते। प्राइवेट डिफेंस का राइट आपका वहीं खत्म हो गया था जैसे ही आपने पुलिस की हेल्प ली। तीसरा कहता है, अगर चोर ने देखा अरे बाप रे बड़ी भीड़ आ रही है आज तो बचने वाले हैं नहीं, इस पर्स को छोड़ दो उसी में बेहतरी है, और वो पर्स फेंक कर भाग जाता है, जैसे ही वो उस प्रॉपर्टी को फेंक देता है ना, आप द मोमेंट यू रिकवर्ड योर प्रॉपर्टी, आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स है चोरी के मामले में। तो दूसरा है फिर रॉबरी के मामले में, तो जब तक एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉज, जब तक ऑफेंडर डेथ करता है, हर्ट करता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करता है, ऐसा करने का अटेम्प्ट करता है, जब तक इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का फियर रहता है, मतलब वो करता है, करने की कोशिश करता है, और जब तक ऐसा इंस्टेंट डेथ, हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का फियर बना रहता है, तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट भी बना रहेगा। मतलब जैसे ही वो फियर खत्म, वैसे आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट खत्म। क्रिमिनल ट्रेसपास में जब तक वो ट्रेसपास, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, जब तक वो क्रिमिनल ट्रेसपास कंटिन्यू रहेगा, जब तक मिसचीफ कंटिन्यू रहेगा, जब तक हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू रहेगी, तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो ये 105 हमारा लास्ट सेक्शन है आपका प्राइवेट डिफेंस का। 106 ये भी पूछ लेते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि आपके ऊपर जो अटैक हो रहा है ना, वो भीड़ में से हो रहा है, और आप अपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करोगे ना 100 का, तो आप कैसे करोगे कैसे, वो भीड़ में जो इनोसेंट लोग है ना, आपको बड़ा डर है कि ये गोली उनको भी, जैसे बच्चों की भीड़ है, जैसे रेलवे स्टेशन पे भीड़ है, जैसे बच्चों की भीड़ है, और भीड़ में 2-3 ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो आपके ऊपर गोली चला रहे हैं, आपने उनको देख भी लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन आप गोली चलाओगे, हो सकता है वो एक्यूज को ना लग के किसी बच्चे को लग जाए, अब आप क्या करोगे। ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए 106 बनाया है। ये कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, अगर वहां पर इनोसेंट पर्सन को रिस्क है तो आपको प्राइवेट डिफेंस दिया, आपको राइट दिया है, आप वो रिस्क उठाइए और खुद को प्रोटेक्ट करिए। अगर उस रिस्क उठाने में किसी को, आपने जानबूझकर किसी को गोली नहीं मारी इनोसेंट को, अगर उस रिस्क उठाने में किसी इनोसेंट को कुछ हार्म हो भी जाता है, यू विल गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 106। सो इट्स ऑल अबाउट प्राइवेट, इट्स ऑल अबाउट जनरल एक्सेप्शन। लगभग मुझे लग रहा है 1 घंटा तो नहीं हुआ, हो गया होगा 1 आवर ना, तो इसे स्पीड में कराने का मतलब नहीं होता है क्योंकि वो समझ नहीं आएगा किसी को। सो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है और आपको अगर आईपीसी की और वीडियोस चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, तो 3 वीडियोस में हम पूरा आईपीसी कवर कर लेंगे। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या पढ़ाने का पैटर्न समझ आ रहा है, तो फिर मैं वीडियो और अपलोड कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।